नमस्कार है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर आप लोग ये जो न्यूज़ आर्टिकल इसको देख सकते हो। ये जो न्यूज़ है ना, ये आप लोग देखोगे तो ये आप लोग को जो एक पुरानी कहावत नहीं होती थी कि जैसी करनी वैसी बननी, उसकी थोड़ी बहुत आप लोग को याद दिला देगी। दरअसल हुआ क्या है कि ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें लिखा है कि चाइना जो उसकी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी थी, उसके जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। चाइना खुद ही अपने डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उस पर बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डेब्ट जो है वो चढ़ चुका है, इतना कि ये जो आने वाले टाइम में चाइना की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसको भी थ्रेटन कर रहा है। यानी कि जितनी तेजी से चाइना की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही थी, अब उतने तेजी से हो सकता हो ये ग्रो ना करे इस वजह से, प्लस बाकी रीजंस भी हैं उनकी वजह से। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, क्या है इन सब के रीजंस और क्यों ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो अपने डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल देखो, चाइना ने क्या किया ना, जब इसकी इकोनॉमिक ठीक ठाक चल रही थी, जब इसके जो सब कुछ आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इसके पास पैसा पड़ा हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तब इसने दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनको पैसा देना शुरू किया कि हम आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर देंगे, हम ये पुल आपका, ये ब्रिज आपका, या फिर ये पोर्ट आपका पूरा बना देंगे। और इस पे जब सामने वाली कंट्री ये कहती थी चाइना से कि हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, तो चाइना कहता था कि हम लोग इस पूरे काम के लिए जो लोन है वो खुद से ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बीआरआई प्रोजेक्ट जो है उसका आप लोग को हिस्सा बनना है। बीआरआई प्रोजेक्ट आप लोग को पता होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको कहा जाता है, सिल्क रोड इनिशिएटिव भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर दुनिया भर के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप लोग कह लो, वो चाइना बनाना चाहता है, जिसके थ्रू जो ट्रेडिंग है यानी कि सामान का आदान और प्रदान है वो बहुत ही आसानी से किया जा सके, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। चाइना का तो एटलीस्ट ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो यही है, लेकिन इसके पीछे की जो रियलिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा डीप है। नो, क्या है ये रियलिटी? क्यों चाइना जो बिना मतलब के कुछ भी ना करे वो अचानक से इस चीज को तैयार हो गया है कि हम अपना पैसा लगा के दूसरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? इसके अगर आप लोग देखो तो कई कारण है। एक तो सबसे पहले जो चाइना है उसके पास इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक पावर के बाद उसके पास मिलिट्री पावर भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इतना सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है। चाइना को चाहिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट बाकी कंट्रीज से। तो चाइना चाहता है कि हम ये जो पैसा इन कंट्रीज को दे दे, जिसके बदले में ये जो अपनी लॉयल्टी है वो दिखाए हमें, और दुनिया भर के जो इंटरनेशनल फोरम्स है उसमें हम लोग को सपोर्ट करे, हमारे फेवर में वोट करे, या फिर किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हम बोले उस तरीके से वोटिंग करे। क्योंकि ये हमारा जो आप लोग कह सकते हो लोन उसके अंदर दबे होंगे, हमारा जो एहसान है उसके अंदर दबे होंगे, इसीलिए इससे ये कंट्री जो है ये मना नहीं कर पाएंगी। एक सबसे बड़ा रीजन जो चाइना लोन देता है इन कंट्रीज को वो ये है। दूसरा, अगर आप लोग देखो ना तो इन लोन पे चाइना जो इंटरेस्ट है वो भी लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि चाइना ये जो लोन देता है ये बाकी कंट्रीज के लोन की तरह नहीं होता है, फिर बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके लोन की तरह नहीं होता। इन लोन्स पे जनरली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं उनसे बहुत कम होता है, लेकिन चाइना का जो लोन होता है ना वो एट पार होता है प्राइवेट लेंडर्स से। यानी कि जितना इंटरेस्ट रेट जो प्राइवेट लेंडर्स है वो चार्ज करते हैं, उतना ही चाइना का जो लोन है वो उसमें चार्ज किया जाता है चाइना द्वारा। बहुत लोगों का ऐसा कहना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस जो बीआरआई प्रोजेक्ट है या फिर चाइना जो बाकी भी लोन देता है ये किस लिए देता है? ये कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जिसमें ट्रेडिंग जो होता है उसमें फ़ायदा मिले। और आप लोग को पता होगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें इसका जो एक्सपोर्ट है उसका शेयर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इस चीज़ को और डेवलप करने के लिए, इस चीज़ ये जो एज चाइना के पास है इसको और भी अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए चाइना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया भर की कंट्रीज में ये डेवलप करता है। अब ये तीनों रीज़न जो मैंने बताया कि क्यों चाइना जो लोन है इतने आसानी से बाकी कंट्रीज को दे देता है, इसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे ऊपर मैंने रखा है कि चाइना जो है वो लॉयल्टी चाहता है इन कंट्रीज की, इसीलिए ये जो लोन है इनको देता है। नाउ ये जो ऊपर रखा है इसका एक सिग्निफिकेंस है। इसका ये मतलब है कि चाइना के जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिविटी है ना इस पूरे चीज में, इस लोन को प्रोवाइड करने में दूसरी कंट्री को, सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिविटी चाइना की इसमें यही है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चाइना जो चाहता है इस चीज से वो यही चाहता है। अब होता क्या है ना कि सिर्फ डेवलपमेंट के लिए या फिर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर प्रैक्टिकल होके अगर कोई प्रोजेक्ट को कोई फाइनेंस करता है तो उसकी वायबिलिटी को चेक करता है कि क्या ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में इतना पैसा कमा के देगी कि नहीं देगी। लेकिन क्योंकि चाइना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आप लोग को बताया, चाइना इन कंट्रीज को ये एहसास दिलाना चाहता है कि हमने तुम्हारी मदद की है, तुम पे एहसान की है, ताकि ये जो कंट्री है उसके अगेंस्ट में लॉयल्टी दिखाए।
तो जब ये ऑब्जेक्टिव हो तो जाहिर सी बात है चाइना उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो वायबिलिटी है इस प्रोजेक्ट्स की वो तो चेक करेगा ही नहीं। चाइना का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये कि कैसे भी इन कंट्रीज को पैसा दिया जाए और बस हमारा जो पैसा है वो ना डूबे, बाकी इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो जाए भाड़ में, चाहे उसका जो भी हो। या फिर एक और काम चाइना यहाँ पर ये करता है कि उन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करता है जो कॉमर्शियली वायबल ना हो लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यानी कि अम्बन टोटा पोर्ट जो है वो चाइना ने बनवाया, आप लोग को पता होगा, यहाँ पर श्रीलंका में। इसका जो कॉमर्शियल बेनिफिट है वो खास मिला नहीं श्रीलंका को, लेकिन जब कॉमर्शियल बेनिफिट श्रीलंका को उतना मिला नहीं जिसकी वजह से चाइना का जो लोन इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ था इसको बनाने के लिए वो श्रीलंका चुका पाया नहीं, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि श्रीलंका को चाइना ने कहा कि ये जो पोर्ट है ये हमको आप लोग लीज पे दे दो, और इसके बाद फिर चाइना ने इसको मिलिट्रीली आप लोग कह सकते हो इस्तेमाल करना शुरू किया। हालांकि कहा हमेशा ये जाता है श्रीलंका की तरफ से कि ये जो पोर्ट चाइना को लीज पे दिया गया है ये ऐसा नहीं है कि इसको मिलिट्री यूज के लिए दिया गया, ये कॉमर्शियल यूज के लिए दिया गया है। लेकिन हाल में ही क्या हुआ था आप लोग को पता होगा कि चाइना की जो युआंग वांग शिप है उसको चाइना ने इतना मजबूर कर दिया श्रीलंका को कि श्रीलंका को यहाँ पर उसको डॉक करने देना ही पड़ा। और ये जो शिप है ये एक स्पाई शिप था, इस पे काफी रडार्स वगैरह लगे थे जिसके थ्रू चाइना जो है वो जासूसी कर सकता था आसपास की कंट्री पे। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने के लिए भी आप लोग कह सकते हो कि चाइना जो है वो फाइनेंस कर देता है किसी प्रोजेक्ट को, भले वो वाइबेबल हो या ना हो कॉमर्शियली। और इसकी वजह से या फिर अच्छे से जो वायबिलिटी है उसको ना चेक करने की वजह से जब सामने वाली कंट्री चाइना का जो लोन है उसको नहीं चुका पाती है तो चाइना क्या करता है, या तो इनके यहाँ अपने जो मिलिट्री है उसको स्टेशन करने के लिए इनको फोर्स करता है कि हमें अपनी जगह पे अपनी मिलिट्री को स्टेशन करने दो, या फिर इन कंट्रीज को एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि अपना टर्म्स डिक्टेट करने लगता है कि आप ये जो वोटिंग हो रही है उसमें इस तरीके की वोटिंग करोगे, आप ये जो हो रहा है इसमें इस तरीके से बिहेव करोगे, ये सब इनसे फोर्सफुली करवाता है। कुछ कंट्रीज अगर मैं आप लोग को नाम बताऊं जो सबसे ज़्यादा चाइना से लोन ले चुकी है इस चाइना के सिस्टम के अंदर, वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो डाटा है ये परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इनकम के अकॉर्डिंग है, यानी कि इस कंट्री की जो ग्लोबल इनकम है, टोटल इनकम जो है उसमें अगर आप लोग देखो ना तो 42% यहाँ पर जो जिबूती है उसका दिया हुआ है कि जिबूती ने 42% उसका जो टोटल इनकम है वो लोन ले रखा है चाइना से। अब इनकम का 42% लोन लेना हालांकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंट्री से इतना बड़ा लोन लेना ये आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि इसके बाद कितना ज्यादा डोमिनेंस जो है वो चाइना क्रिएट कर चुका होगा इस कंट्री में। और जिबूती अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो कुछ चीज आप लोग को इससे याद आ रही है, दरअसल ये वही कंट्री है जहां पर चाइना ने अपना सबसे पहला जो मिलिट्री बेस है वो बनाया है इंटरनेशनली। तो अब हो सकता है आप लोग को थोड़ा बहुत जो पिक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा कि चाइना पहले पैसा देता है फिर आप उनसे कहता है कि हमें अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने दो, या फिर बाकी तरीके के फेवर उनसे मांगता है जब वो पैसा नहीं चुका पाती हैं तो। और इस तरीके से डेब्ट ट्रैप जो है वो चाइना क्रिएट कर देता है उस कंट्री के लिए। उसके बाद इस जिबूती के बाद अगर आप लोग देखोगे तो अंगोला है, फिर लाओस है, फिर मालदीव्स है, उसके बाद भी ये जो टॉप 5 कंट्रीज ये हैं। उसके बाद भी आप जो बाकी कंट्रीज है यहाँ पर वो देख सकते हो जिनको चाइना ने लोन दिया हुआ है। 1949 से 2017 तक ऐसा कहा जाता है कि टोटल चाइना ने 1.5 ट्रिलियन का जो लोन है वो बांटा है दुनिया भर की कंट्री में, टोटल 150 कंट्री में। लेकिन ये जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा पुराना है तो इससे आप लोग कुछ खास अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। अगर रिसेंट की हम लोग डाटा की बात करें तो उसमें यह कहा जाता है कि 2000 से लेकर 2021 तक लगभग 22 कंट्री को चाइना ने टोटल 240 बिलियन यूएस डॉलर का जो लोन है वो दिया है। और इसमें भी अगर आप लोग देखो तो 2017 से लेकर 2022 तक ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ इस टाइम में 104 बिलियन यूएस डॉलर का जो लोन है वो दिया गया है, जिससे आप लोग समझ सकते हो कि हाल में ये जो लोन देने की चाइना के आप लोग कह सकते हो एक्ट था ये और तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके बाद आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो इन सारी कंट्रीज में जो यहाँ पर मेंशन है इसमें दो चीज बहुत कॉमन है। क्या कि सबसे पहले तो इनने चाइना से लोन लिया है, दूसरा इन लोग ने IMF से जो अपना बेल आउट पैकेज है उसको मांगा है या फिर वो लिया है। तो इसका मतलब आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जिन ने चाइना से लोन लिया उनको IMF जाना पड़ा बेल आउट पैकेज के लिए, जिसका कारण है कि चाइना का जो लोन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया प्राइवेट लेंडर जैसे लोन देते हैं वैसे वो देता है हाई इंटरेस्ट रेट पे। प्लस ऐसा भी चाइना पे इल्जाम लगता है कि ये पूरा जो लोन है ये डिजाइन ही ऐसा किया जाता है ताकि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है ये लोन ना चुका पाए और डेब्ट ट्रैप में इसके फंसते जाए और एक तरीके से कॉलोनी टाइप की बन जाए चाइना की। इसको कहा जा रहा है आज के टाइम में न्यू कॉलोनियलिज्म, लेकिन ये तो खैर चलो अलग चीज हो गई। कुल मिला के बात यह है कि एक तो ये जो लोन है ये डिज़ाइन भी इस तरीके से होता है, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर कोविड हो गया,
इन सब की वजह से जो हाई इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में वो हो गया। इन सब के अलावा कई ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से ये जो कंट्री है ये आज के टाइम में डिफॉल्ट होती जा रही थी, अपना लोन जो है वो नहीं चुका पा रही थी, चाहे वो चाइना का लोन हो, चाहे वो बाकी दुनिया भर की कंट्रीज से जो इन लोगों ने लोन लिया है वो हो। और इसकी वजह से अब हो क्या रहा था, अब वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस किया जा रहा था कि कैसे इनका जो लोन है या तो माफ कर दिया जाए या तो सस्पेंड कर दिया जाए। G20 ग्रुप आप लोग ने सुना होगा, इस बार ये इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, इंडिया में ही इसकी सारी मीटिंग हुई है। इसके अंदर दो फ्रेमवर्क लेके आया गया था। सबसे पहले तो 2020 में कॉमन फ्रेमवर्क लेके आया गया था, जिसके अंदर पहली बार जितने भी जो क्रेडिटर्स थे, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पेरिस क्लब हो गया, या फिर प्राइवेट क्रेडिटर जितने भी थे, उनको और इन कंट्रीज को एक टेबल पे लेके आया गया था ये डिस्कस करने के लिए कि कैसे ये जो इंसॉल्वेंसी है इन कंट्रीज का उसको डील किया जाए। उसके बाद एक नई चीज लेके आया गया, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव G20 के ही अंदर, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि थोड़े साल के लिए ये जो डेब्ट है इन कंट्रीज का, जो डेब्ट ऑब्लिगेशन है बेसिकली, उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि इनके पास जो भी पैसा वो ये इस्तेमाल करे कोविड के अगेंस्ट हो गया या फिर रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से जो इनके लोगों को हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है उससे डील करने में। और फिर जब इन कंट्रीज की हालत जो है वो सुधार हो जाए, थोड़ा बहुत नॉर्मल जो है वो हो जाए इनकी हालत, तब ये जो अपना डेब्ट है उसको पेमेंट करने लगे। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज जो है वो चल रही है वर्ल्ड के लेवल पे। अब ये जो स्टोरी है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर पॉज करूंगा और एक दूसरी स्टोरी यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या है ना कि चाइना के अंदर पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए, आप लोग ऐसा कह सकते हो। सबसे पहले तो कोविड-19 क्राइसिस आया था, चाइना से ही शुरुआत हुआ था इसका। उसके बाद ये तो खैर चलो पुरानी बात होगी, लेकिन उसके बाद आप लोग ने सुना होगा हाल तक, यानी कि लास्ट ईयर के एंड तक चाइना ने काफ़ी स्ट्रिक्ट जो कोविड पॉलिसी है वो अपना रखी थी। किसी भी लोगों को ये बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बिजनेस पे या बाकी चीज़ों पे अपना रखी थी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो भी यहाँ बिजनेसेस हैं वो बहुत टाइम तक बंद रहे। बिजनेसेस बंद रहे तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है चाइना का, आप लोग कह सकते हो कि इसकी जो इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम तक स्लो हो गई चाइना की। उसके अलावा जो चाइना की लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो म्यूनसिपालिटीज़ हो गई या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, उस पर भी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्लिगेशन लगाए थे। चाइना की जो नेशनल गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा ऑब्लिगेशन लगाए थे कि ऐसे आप लोग को टेस्टिंग करना है, ये आप लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कोविड से डील करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए भी जो सिटी की गवर्नमेंट थी, म्यूनसिपालिटीज़ थी, उनको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता था। और ये पैसा उनको तब खर्च करना पड़ता था जब उनका, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कोविड के टाइम से जो बिजनेसेस थे सिटीज़ में वो काफ़ी टाइम तक बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से कोई रेवेन्यू इनका नहीं जनरेट होता था। ग्यूंगांग हो गया और शेजियांग हो गया या फिर बीजिंग हो गया, ये तीनों जो जिनको पावर स्टेशन ऑफ चाइना का कहा जाता है, ये तीनों सिटीज़ दरअसल काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप्ड सिटीज़ है चाइना की। इनमें ऐसा बताया जाता है कि 2022 में अकेले 20 बिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, जो भी ऑब्लिगेशन कोविड की वजह से हो गया कि लोगों की टेस्टिंग ऐसे करनी है, PCR किट प्रोवाइड करना है लोगों को, चाहे बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको, इस तरीके की जो चीज़ है इनको फुलफिल करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, $20 इनको अकेले खर्च करना पड़ा इन तीनों सिटीज़ को मिलके। और बाकी सिटीज़ का भी यही हाल था। चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा आप लोग ने सुना होगा कि चाइना में जो रियल एस्टेट क्राइसिस है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। हज़ारों घर ऐसे बने पड़े हैं, हज़ारों फ्लैट्स ऐसे ही पड़े जिसका कोई खरीदार नहीं है। तो इनकी वजह से भी क्या हुआ है ना कि चाइना की इकोनॉमी को तो जो नुकसान हुआ वो हुआ ही। इसके अलावा जो सिटीज़ थी उनके भी एक रेवेन्यू का मेजर सोर्स था रियल एस्टेट उनकी सिटीज़ में, तो इसके वजह से भी जो इनका रेवेन्यू है वो कम हुआ। अब खर्च करने को इतना कुछ और कमाने को कुछ भी नहीं, तो इसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट जो चाइना की है, इनके पास आने लगी पैसे की कमी, और जो बचा कुछ पैसा इनके पास रह गया उसके लिए ये डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे, या फिर जो इनका डेब्ट ऑब्लिगेशन है, यानी कि जो इनने पास्ट में डेब्ट ले रखा है उसको पूरा करे। ये एक मेजर दुविधा आप लोग कह सकते हो इन सिटीज़ के सामने है। टोटल ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर टोटल $23 ट्रिलियन का जो डेब्ट है वो है इस समय, और ये डेब्ट है चाइना की कंपनीज पे, चाइना की सिटीज़ गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, इन सब पे मिला के। अब इन सब की वजह से हो क्या रहा है कि चाइना की जो सिटी है वो जो भी वो वेलफेयर या फिर बाकी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करती थी उसको ख़त्म करने लगी है, उसको बंद करने लगी है, उसको कम करने लगी है। एग्जाम्पल के लिए शांगजाओ सिटी जो थी चाइना में, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो उसकी ओनली बस सर्विस जो थी वो सिटी की गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती थी वो उसने बंद कर दिया है। और एक सिटी है ग्वांगझोउ, वहाँ पर ओल्ड एज के जो लोग हैं जिनको मेडिकल बेनिफिट जो है वो उस म्यूनसिपालिटी द्वारा प्रोवाइड की जाती थी, उसमें कट देखने को मिला है। इस तरह के बाकी सर्विस भी चाइना की जो सिटीज़ है वहाँ की गवर्नमेंट ने
कम करना शुरू किया है। नाउ अब कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि अगर ये जो डेब्ट का क्राइसिस था ये ना क्रिएट होता बाकी कंट्रीज पे, चाइना के लोन की वजह से जो आप लोग कह सकते हो क्रिएट हुआ है, चाइना का जो स्ट्रिक्ट लोन था, जो बहुत ही ज्यादा आप लोग कह सकते हो हाई इंटरेस्ट पे जो चाइना ने लोन दिया था इन कंट्रीज को, उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। तो ये कंट्रीज डिफॉल्ट नहीं होती तो ये पेमेंट लगातार चाइना को करती रहती अपने लोन के लिए, और ये पेमेंट फिर ये करती रहती, तो ये पेमेंट चाइना जो अपनी सिटी गवर्नमेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता रहता, उनके ऊपर इतना बर्डन जो है वो नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये जो पेमेंट है ये रुक गया है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो बहुत सी कंट्रीज डिफॉल्ट करने वाली हैं या कर चुकी हैं, इसीलिए हो क्या रहा है कि इसकी वजह से जो नुकसान है वो चाइना को भी झेलना पड़ रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि वर्ल्ड में इस समय बात हो रही है कि कुछ कंट्रीज का जो लोन है उसको माफ कर दिया जाए या फिर सस्पेंड कर दिया जाए थोड़े टाइम के लिए। तो ये चीज़ जो आने वाले टाइम में चाइना की ये डिफ़िकल्टीज़ है, इसको और भी आप लोग कह सकते हो कि बढ़ाने का ही काम करेगी। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता है चाइना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एग्री करेगा। थोड़ा बहुत जो पूरे वर्ल्ड में आप लोग कंट्रीज कर रही हैं उसको देखते हुए थोड़ा बहुत हो सकता है एग्री करे भी कि बहुत थोड़ा सा लोन जो है ये चाइना माफ़ कर दे या फिर सस्पेंड कर दे थोड़े टाइम के लिए। लेकिन काफ़ी बड़ा जो आप लोग कह सकते हो रिलीफ वो चाइना की तरफ से नहीं मिलने वाला इन कंट्रीज़ को, क्योंकि उसकी खुद की इकोनॉमी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस, बाकी आपकी क्या राय है मेरे को बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।